calculate u. What is your answer, beta? What is your answer? What is u that you have calculated? 7 meter per second. Very good. So v0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 माइनस u स्क्वायर इज 2 इंटू माइनस 9.8. ए की वैल्यू भरेंगे इंटू 2.5 इज द डिस्टेंस 2as. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास u स्क्वायर की वैल्यू आएगी 7 मीटर्स पर सेकेंड. यूनिट के बिना न्यूमेरिकल कभी भी आपका करेक्ट नहीं होगा. सो यूनिट इज अ मस्ट. वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. Can anybody tell me the unit of acceleration? We discussed that day. Acceleration का यूनिट आपके सामने लिखा भी हुआ है इस न्यूमेरिकल में. Look at the screen. What is the unit of acceleration? Meter per second square. Yes, square. It is written in front of you. See, a is minus 9 point. So कई बार जब हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं ना, लैंग्वेज समझ ना आए तो यूनिट से हमें आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, राइट. एक और न्यूमेरिकल आपको दिया था उस दिन. मोटरबोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. यहीं तक पढ़ेंगे पहले. व्हेन एनीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? 0. Very good. So u is 0. Motorboat starts from rest and moves with uniform acceleration if it attains the velocity of this one 15 meter per second. What is it? ये कौन सी velocity है? ये कौन सी velocity है? Initial velocity तो 0 हो गई. दूसरी velocity कौन सी होती है? Final velocity. So v is 15 meter per second in 5 seconds. तो हमें acceleration कैलकुलेट करनी है. u0 बिकॉज मोटरबोट पहले खड़ी हुई थी, रुकी हुई थी, उसकी बिगिनिंग में 0 थी वेलोसिटी. 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 15 हो गई. एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे तीनों में से? v is given, u is given, t is given, a is to be calculated. हाँ जी बोलिए. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे. कौन सा बेटे? v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a. वेरी गुड. और हम सीधा ही फर्स्ट लगा सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. अल्टीमेटली करना वही पड़ेगा एज शी टोल्ड. वेरी गुड. a v माइनस u डिवाइडेड बाई t और इसको कैलकुलेट कर लेंगे. 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर आ गया. अगर आपने a के सामने ये वाला यूनिट नहीं लिखा तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में, राइट. तो यूनिट के बिना फिजिक्स के न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ना कभी भी. एस भी कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड. एस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, सब कुछ है हमारे पास. तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपने कैलकुलेट किए कितना आता है? किसी ने कैलकुलेट किया बेटे? 307.5. 307 नहीं बेटा, थोड़ी मिस्टेक कर दी आपने. देखो u0 है तो u इंटू टाइम t5, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू a हमने कैलकुलेट किया 3 इंटू टी का स्क्वायर 5 इंटू 5. तो आंसर हमारा बनेगा ये 37.5. ध्यान से करके देखो. 3 इंटू 5 इंटू 5 इज 75 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 37.5. और इसका यूनिट क्या होगा डिस्टेंस का? मीटर. Very good. So we have discussed 3 equations of motion and we have tried to solve few numericals. ये हमने उस दिन कर ली थी. Minimum distance between starting and finishing point is? बोलिए. Yes. डिस्प्लेसमेंट.
Very good. Deceleration is dash acceleration. Negative. Very good. Very good. When the object is in uniform circular motion, जब उसने यूनिफॉर्म बोला है ना, that means उसकी जो स्पीडोमीटर पर स्पीड है ना वो एक ही है. अगर वो 60 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है वो 60 पे ही जा रहा है, वो अमाउंट चेंज नहीं कर रहा. बट सिंस इट इज ए सर्कुलर मोशन तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है. ठीक है. When an object is in uniform circular motion, its dash changes at every point. Its velocity changes. यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लिख के आएंगे, वेलोसिटी लिखेंगे. सो इसके बाद आपके सिलेबस में है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यूनिफॉर्म मोशन को कैसे दिखाना है ग्राफ में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे दिखाना है, तो हम वो देखेंगे. और उनसे हमें ये 3 इक्वेशंस ड्राइव करनी है. बहुत सिंपल है. अभी ये फर्स्ट वाला ग्राफ देखो लेफ्ट साइड पे, ये वाला, ये एक्सिस कौन सी होती है जहां मेरा कर्सर है? Y axis. And this one is x axis. So this graph is plotted between distance and time. तो suppose यहाँ पर था टाइम था 5 seconds. 5 seconds पर इतना डिस्टेंस था, से 10 meters. 5 seconds पे डिस्टेंस है 10 meters. फिर 10 seconds हो गए, डिस्टेंस फिर भी उतना रहा. 15 seconds, 20 seconds, 1 घंटा बीत गया, डिस्टेंस 10 मीटर पर ही रहा. So what does it mean? कि there is no motion. कुछ हिल ही नहीं रहा, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा, टाइम पास हो ही जा रहा है. डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग. डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, टाइम इज इंक्रीजिंग. दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. स्टेशनरी मीन्स एट रेस्ट, जो मूव नहीं कर रहा. देयर इज नो मोशन इन द फर्स्ट ग्राफ. सेकंड ग्राफ देखिए यूनिफॉर्म मोशन का. पहले 5 सेकंड्स में ये 5 सेकंड्स टाइम और डिस्टेंस 5. जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टाइम हो गया 15 सेकंड्स, डिस्टेंस भी हो गया 15. टाइम हो गया 20, डिस्टेंस भी उतना ही बढ़ गया. दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन इज डिफाइंड एज, बोलिए, यूनिफॉर्म मोशन इज डिफाइंड एज, बेटे जिन्होंने पहली क्लास लगाई थी, an object covers equal distance in equal intervals of time. अगर पहले 5 सेकंड में ये 4 मीटर चला है तो हर 5 सेकंड में 4-4 मीटर चलता जाएगा और ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा. डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसा बन गया? लाइक ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 0 point. Yes, slanting. And this line indicates the velocity. डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ द ग्राफ. स्लोप ऑफ, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स अगर डालूं, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स यू अबाउट द slope of distance time graph means distance divided by time and it is the speed or velocity. ठीक है. ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है. पहले 5 सेकंड्स में बहुत थोड़ी हाइट अटेन की, दूसरे नेक्स्ट 5 सेकंड्स में थोड़ी ज्यादा, फिर और ज्यादा और ज्यादा. दिस इज इंक्रीजिंग. नॉन यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन हो रही है बॉडी की. और ये कौन सी है? नॉन यूनिफॉर्म विद नेगेटिव एक्सेलरेशन. यहां आकर टाइम बढ़ता जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन होती जा रही है एंड में. See here velocity is increasing but later on it becomes same, stationary हो गई, decrease होनी शुरू हो गई. ठीक है. आपकी बुक में ये ऊपर वाले 2 ग्राफ्स हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट will be a straight line parallel to the x axis. ये x axis है टाइम की, इसके पैरेलल एक लाइन है डिस्टेंस वाली. मींस डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा, टाइम पास होता जा रहा है.
तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और एट रेस्ट। सेकंड ग्राफ आपकी बुक में दे रखे दिस वन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन वेयर the object is covering equal distance in equal time intervals and your graph will be a straight line passing through the 0 point, passing through the origin. These are accelerated motion or non-uniform motion अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है अभी तक? Is it okay? Yes, ma'am. Okay, ma'am. चल राहुल आप नहीं बोल रहे, यू आर इन द क्लास, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। राहुल चलो इट इज हिज फर्स्ट डे मे बी। अच्छा वो था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी हम ले रहे हैं वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। सपोज दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी का यूनिट लिखेंगे ना, पिछले ग्राफ में हमने डिस्टेंस का यूनिट लिखना था 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। अब हम कहेंगे जब मोशन शुरू हुई, हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया तो वेलोसिटी वाज 10 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड्स बाद देखा 10 मीटर पर सेकेंड, फिर आधे घंटे बाद देखा 10 मीटर पर सेकेंड। जब भी देखा वेलोसिटी उतनी रही। सो दिस इज ए लाइन, द ग्राफ इज ए लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. So when velocity time graph is parallel to time axis, we will say there is no acceleration. Velocity same रह रही है, velocity change नहीं हो रही, ना increase हो रही है ना decrease हो रही है, सीधी line, time चलता जा रहा है but object same एक ही velocity से move कर रहा है. So this is uniform motion. Uniform motion. Who's it? अच्छा इसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बिगनिंग में वेलोसिटी 10 थी, जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है एंड इट बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन। इसको हम बोल देंगे मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म बट योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन एक जैसी है। सो दिस इज वेलोसिटी and divided by time. So this slope gives you the value of acceleration. मैं आपको अगर बेटे मेरी क्लास चल रही, बाहर रख जा, रख दे पौड़ियां। राइट, velocity time graph, the slope gives you acceleration. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द स्लोप गिव्स यू वेलोसिटी। इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने फॉर्मूले पहले किए हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो स्लोप ऑफ एनी ग्राफ इज राइज ओवर रन। जितना वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है और जो एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर देना बस, और आपको स्लोप मिल जाए। These are the 4 graphs given in your book, and from these graphs we have to derive the equations. V is equal to u plus at ड्राइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने ये लेना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पर आप देख सकते हो O से लेकर D तक, फ्रॉम O ओरिजिन टिल लेवल D, दिस वाज द इनिशियल वेलोसिटी, इतनी। मे बी इट इज 10, लेट्स से इट इज 10. So U is equal to OD, V is equal to इतनी, बढ़ गई। फाइनल वेलोसिटी वाज OC, राइट? ठीक है बेटे, मेरा कर्सर देखो, U कितना है? O से लेकर D तक, और V कितना है? O से लेकर C तक इज द वैल्यू ऑफ V. तो ये हमारी जो CD बनेगा, ये क्या वैल्यू बनी? CD इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल है बेटे, ध्यान से देखो, सिर्फ वाई एक्सिस को देखिए। एक ये क्वांटिटी है U, एक ये पूरी लाइन है V. तो मैं पूछ रही हूं ये लाइन क्या है? ये
सी से लेकर डी तक, व्हाट इज इट? v माइनस यू हो गया ना, ये पूरी लाइन v थी, उसमें से इतनी u थी, तो जो ऊपर वाली रह गई वो v माइनस यू हो गई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको डिवाइड कर दिया इस लाइन से, dA, dA इज द टाइम, final velocity minus initial velocity divided by time. So this is the rise और y-axis, this is the x-axis, जो जो quantity दी है उसको divide कर दिया और हमें जो slope मिला उसको हम बोलते हैं acceleration. So you come to know that acceleration is the slope of velocity time graph. बेटा समझ नहीं आ रहा? यस मैम आ रहा है। आ रहा है ना? ये पूरी क्वांटिटी यहां तक C से लेकर O से C तक इट वाज V, O से D तक इट वाज U, तो CD क्या हुआ? सिंपल V माइनस U। C से लेकर D तक क्या है? V माइनस U। ठीक है, इसको अगर हम x एक्सिस वाली क्वांटिटी विच इज टाइम, टाइम से डिवाइड कर दें, हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। सो दिस स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स अस what is known as acceleration. अब यही हम यहां पर डाल देंगे, a is equal to फाइनल वेलोसिटी की जगह क्या लिख देंगे? OC माइनस OD इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय AD दैट इज टाइम। ठीक है, इनकी वैल्यूज भर दो। A इज इक्वल टू OC माइनस OD किया तो रह गया CD, CD डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम को ऊपर ले गए, वो बन गया 80, CD इज इक्वल टू 80, और CD क्या है? वी जस्ट डिस्कस्ड, V माइनस यू इज इक्वल टू 80। अगर हम इस U को राइट साइड पे ले जाएंगे तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, V इज इक्वल टू यू प्लस 80। दिस इज हाउ वी डिराइव द इक्वेशन। आपको समझ आ रहा है ये? Yes, ma'am. फर्स्ट इक्वेशन में हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से चलेंगे। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। सो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ मींस व्हेनेवर आई से रेट ऑफ मींस वी विल डिवाइड विद टाइम। रेट ऑफ किसका रेट था? चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी इज v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ग्राफ पर कौन सा दिखा रहा है? v इज इक्वल टू OC, और u कौन दिखा रहा है? OD। तो बाकी क्या बचा? CD। CD इज इक्वल टू v माइनस यू। CD लिख लो या v माइनस यू लिख लो, एक ही बात है। A की डेफिनेशन चल रही थी, T को हम ऊपर ले आए, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको सीधा करके इक्वेशन लिख दी। दैट्स हाउ वी ड्राइव इट। गॉट इट? अब आप पूछोगे कि ये ग्राफ जीरो से क्यों नहीं शुरू किया यहां से, जैसे हमने पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने आपको दिखाया, सी दिस, ये हमने जीरो से शुरू किया था। तो जरूरी थोड़ी हर चीज रेस्ट से ही शुरू होगी। मे बी जिस गाड़ी को हमने देखा वो पहले से 10 मीटर की स्पीड पे चल रही थी। हमने एक कार को देखा, वो जब हमने देखा तो वो 10 मीटर की स्पीड से चल रही थी, और हमारे देखते ही देखते वो फास्ट होकर 60 मीटर की स्पीड पर पहुंच गई, 60 मीटर पर सेकंड की। तो ये वो 10 मीटर है, ये 60 मीटर की स्पीड है, तो डिफरेंस कितना होगा? 50। दैट विल बी इक्वल टू दिस स्लोप मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम। ये ऐसे निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसमें कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है ना? इसको ना थोड़ा आपको 2-3 बार लिखकर और ग्राफ बनाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आ जाएगा। चलो सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारी थी डिस्टेंस के लिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, सेम ग्राफ है। वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, और ये टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है? s ओवर t, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज वेलोसिटी। तो जब हम किसी ग्राफ के
अंडर एरिया लेते हैं ना, ये ग्राफ है, ग्राफ इज दिस लाइन, ये ग्राफ है, इसके नीचे इतना एरिया आ रहा है, कौन सा एरिया आ रहा है, BOEB, ये सारा एरिया ग्राफ के नीचे है। तो इस एरिया को अगर निकालेंगे तो हमें S मिल जाएगा। डिस्टेंस बाय टाइम इज वेलोसिटी, तो डिस्टेंस निकालना है तो इनके नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा। सो ये क्वाड्रेंगल है बेटा, समझ आ रहा है। स्लोप निकालना है तो y एक्सिस वाले को x एक्सिस वाले से डिवाइड कर दो, और एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो हमें एक तो ये ट्रायंगल दिख रही है, कैन यू सी दिस ट्रायंगल ऊपर, और उसके नीचे एक ये रेक्टेंगल है चार सरफेस वाली, इन दोनों का एरिया निकाल के उसको टोटल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके मैम। ओके। चलो देखते हैं कैसे निकालना है। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, कौन सी रेक्टेंगल, ये वाली रेक्टेंगल, B से A तक विच इज T, A से T तक ये क्या है, A से E तक, दिस इज इसके पैरेलल है, तो ये क्या था U। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है T और ब्रेड्थ कितनी है U, यही थी ना इनिशियल वेलोसिटी। ये विड्थ है ट्रायंगल रेक्टेंगल की और ये उसकी लेंथ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमें क्या मिल गया U इंटू टी। वहां हमने पहुंचना था S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U इंटू टी मिल गया, और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल AB एंड D, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाँ, तो कैसे बन जाएगा ये, S एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो समझ आ गया ना आपको, BE एंड AE, BE I'm sorry, हाँ AD एंड AE, किसी भी कोई भी दो साइड्स ले लो, चाहे ये वाली दो ले लो। सो ये तो बन गया U एंड T, इसका एरिया बन गया UT, इसका एरिया बन गया हाफ इंटू AB, ये परपेंडिकुलर है ना इसका हाइट, और ये इसकी बेस है AD, हाफ इंटू AB इंटू AD, ये ट्रायंगल, दिस इज द ट्रायंगल, एरिया इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय दिस AB मल्टीप्लाइड बाय दिस AD। तो अब इनकी वैल्यूज भर देंगे, S इज इक्वल टू UT, क्लियर है बेटे, प्लस हाफ इंटू AB इंटू DA, AB इंटू DA इज, किसी भी ट्रायंगल में लेते हैं बेस और इसका मल्टीप्लाई करें तो ये इसका स्क्वायर आ जाता है ना, AT स्क्वायर, हाफ इंटू AB इंटू DA निकालेंगे तो हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा। वो मैं बताती हूं कैसे। व्हाट इज AB, AB की वैल्यू किसके बराबर होगी, AB की वैल्यू होगी CD के बराबर, है ना, आमो सामने है ना, पैरेलल है दोनों, जितना AB है उतना ही CD होगा, हमें AB की वैल्यू चाहिए, AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू V माइनस U, ये हमने पहली इक्वेशन में किया, CD इज V माइनस U, तो AB कितना हुआ, AB को लिखोगे V माइनस U, और DA तो T है ही, V माइनस U इंटू T हो जाएगा, एक स्टेप मैंने मिस कर दिया यहाँ पर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। AB की वैल्यू लिखो, AB इज इक्वल टू V माइनस U एंड DA इज इक्वल टू, सामने दिख रहा है, DA इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, अब V माइनस U अगर पहली इक्वेशन देखोगे, V माइनस U वॉज 80, ठीक है, तो V माइनस U रिप्लेस करके AB की वैल्यू हम भर देंगे 80, AB की वैल्यू क्या बन जाएगी 80, AB इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय DA विच इज इक्वल टू T,
तो टी का स्क्वायर हो गया हाफ एटी स्क्वायर। जिसको डाउट है बेटे अभी पूछ लो, थोड़ा सा एक स्टेप में मिस कर गई लिखने में। जिसको डाउट है अभी पूछो, इसमें क्लियर है तो रिस्पॉन्ड करो। बोलो बेटे, अनम्यूट करो अपने आप को और बोलो, अगर डाउट है तो पूछो, सो दैट लेटर ऑन आपको जब बुक से पढ़ोगे प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलो हेलो, शुड आई स्टॉप शेयरिंग? यू आर ऑल देयर इन द क्लास, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? आ रही मैम। बेटा अगर डाउट है तो आपको अभी पूछना है, अगर क्लियर नहीं है आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। मैं अभी इसमें एक पॉइंट और लिख देती हूं सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। S इज इक्वल टू AE is U, OE is T plus half multiplied by V minus U multiplied by T. S is equal to UT plus half AT and again T. So I'm sharing my screen again. शेयर स्क्रीन का अब कहाँ चला गया? शेयर स्क्रीन का I can't see share screen option now. I don't know how to share it now. Okay. Let's see. Can you see my screen? यस मैम। अभी देखो, अभी मैंने इसको एक सेंटेंस और ऐड कर दिया है। अभी देखो आप, S is area under this ग्राफ। ये ग्राफ है, ये इसके नीचे एक है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ब्रेडथ इज U एंड विड्थ इज ब्रेडथ इज U एंड लेंथ इज T। तो UT तो हो गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। बाकी है एक ऊपर एक ट्रायंगल। ट्रायंगल होता है हाफ इंटू परपेंडिकल इंटू बेस। तो बेस में कोई दिक्कत नहीं, बेस इज T, तो हमने इसको DA को T लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज रह गई ये AB जो परपेंडिकल था। तो AB हमें नहीं पता क्या है। अगर पैरेलल साइड पे देखोगे तो AB के सामने ये CD आ रहा है, और हमने किया था C से लेकर O तक है V, B से लेकर O तक है U, तो CD क्या बना? V माइनस U। अगर CD V माइनस U है तो AB भी V माइनस U होगा। तो हम लिखेंगे हाफ इंटू AB की जगह पर क्या लिख देंगे हम? V माइनस U। और ये जो DA था ये तो T है, हमने T लिख दिया। तो S इज इक्वल टू UT रेक्टेंगल का था प्लस हाफ V माइनस U AT के बराबर होता है, हमने पहली इक्वेशन में देखा। V माइनस U इज AT और ये वाला T पहले से पड़ा है, तो AT स्क्वायर बन गया। दिस गिव्स अस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अभी ठीक है बेटे?
Yes, ma'am. ठीक है ना। अब एक स्टेप मिस हो गया था मेरे से, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अभी इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू नाउ। जब भी हमारे पास दो क्वांटिटीज, जब भी कोई ग्राफ आ जाए तो उसको देख के डरना नहीं है पहले तो कि ग्राफ आ गया आप पता नहीं क्या करेंगे। जब भी दो कोई क्वांटिटीज दी हैं उनको डिवाइड कर देंगे, वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाली, तो हमें स्लोप मिल जाएगा। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम वी गेट द स्लोप। ये हमने पहली इक्वेशन में किया। जब भी हमें उसके नीचे का एरिया देखना हो तो हमें डिस्टेंस मिलेगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से निकलता है। डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम गिव्स यू द डिस्टेंस। सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करके हमने क्वांटिटी निकालनी है, वो एरिया अंडर द कर्व होगी। तो इस कर्व के नीचे, इस ग्राफ के नीचे जो एरिया आता है दैट इज वन रेक्टेंगल एंड वन ट्रायंगल। रेक्टेंगल का सिंपल है विड्थ इनटू लेंथ, वो बन गया यूटी। ट्रायंगल का हाफ इनटू दिस परपेंडिकुलर दैट इज ए बी इनटू दिस डी ए। डी ए भी सिंपल है विच इज इक्वल टू टी। दिक्कत आ रही है ए बी में। ए बी इज पैरेलल टू दिस सी डी विच वॉज इक्वल टू वी माइनस यू। सी डी इज वी माइनस यू, तो ए बी भी कितना हुआ वी माइनस यू। और v माइनस यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं उसकी जगह हम एटी पुट कर सकते हैं, बिकॉज v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v माइनस यू बन गया एटी। एटी और एक ये t जो पहले से है, तो हाफ एटी स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, Yes, ma'am. आगे चले। Yes, ma'am. सो दिस इज थर्ड इक्वेशन। सेम ग्राफ, सेम क्वांटिटीज। हमारे पास ये है u, ये पूरा है v और सी डी है v माइनस यू। अगर सी डी वी माइनस यू है तो ये ए बी भी v माइनस यू है। दिस इज टाइम एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टाइम। अभी हम थर्ड इक्वेशन ड्राइव करेंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। तो अब हमने s देखना है। s इज एरिया ऑफ दिस टोटल, इसको हम क्वाड्रेंगल बोलते हैं, क्वाड्रेंगल। अगर ये पूरी शेप देखें ओ डी बी ए ई, ये पूरी की पूरी, इसको हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल में तोड़ा नहीं, इसको पूरे को देखेंगे। एरिया अंडर दिस कर्व इज डिस्टेंस। अब जो क्वाड्रेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का, आपको आता है कि नहीं आता? मैथमेटिक्स में क्वाड्रेंगल का एरिया कैलकुलेट करवाते हैं बेटा, से यस और नो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। एनी वन ऑफ यू? सो रिपीट कीजिए ना। मैं ये कह रही थी कि जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं, सेम ग्राफ वेलोसिटी टाइम से हम तीनों इक्वेशंस ड्राइव कर सकते हैं। दो हमने ऑलरेडी कर ली, तीसरी में हम जब एस निकालेंगे तो ये पूरे को लेंगे, ये दिस होल डी से ओ तक, ओ से ई तक, ई से बी तक और बी से दोबारा डी तक, ये पूरा, इसको हमने बोल दिया डी ओ ई बी। डी ओ ई बी इकट्ठा। तो इसका फॉर्मूला आता है आपको, ट्रेपीजियम बोला है इसने, इसका फॉर्मूला आता है आपको। अगर हम इसको अलग अलग ना देखें कि एक रेक्टेंगल है एक ट्रायंगल है, वो नहीं देख रहे, ये होता है फॉर्मूला। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स ये हैं, एक ये साइड है पैरेलल, उसके पैरेलल सिर्फ इतनी है ओ से डी तक, क्योंकि बाकी की तो ऊपर रह गई। सम ऑफ दीज टू साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स। ये अगर ट्रेपीजियम है, सी माई कर्सर, I am moving my cursor from O
along the trapezium, O D B A E O, इस शेप का, हमें इस पूरी शेप का एरिया निकालना है। उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें दो पैरेलल साइड्स हैं, एक ये है और एक इतनी सी है, ठीक है। इनको आपस में ऐड कर लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स आपको नजर आ रहा है कितना है? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, एक साइड ये, एक साइड ये, इनके बीच में डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम। तो लास्ट वाली चीज तो सॉल्व हो गई, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू टाइम। हाफ भी क्लियर है। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, ये क्या है? OD इज इक्वल टू, OD इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन में किया हमने U एंड DB, ये जो पूरा है इट इज इक्वल टू, इसके बराबर है, जितना OC था उतना ही BE है। तो ये क्या बन गया? V। ये देखो S इज इक्वल टू हाफ इंटू OD दिस वन प्लस BE दिस वन इंटू OE। तो OE तो सिंपल है, बाकी की वैल्यूज हम भरेंगे। OD U के बराबर है, आपको नजर आ रहा है, OD इज इक्वल टू U एंड BE इज इक्वल टू V। क्योंकि ये सारा इतना V था तो इसके पैरेलल जो सीधा सामने है वो V होगा। हाफ इंटू U इंटू V इंटू T। अब हमारी पहली इक्वेशन क्या थी? V माइनस यू इज इक्वल टू AT। तो यहां से T निकाल लो, T इज इक्वल टू V माइनस यू डिवाइडेड बाई A। इस इक्वेशन से T निकाल लो और वो T की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में भर दो। S इज हाफ इंटू V प्लस यू इंटू V माइनस यू डिवाइडेड बाई A। ये वाली वैल्यू T की यहां पर भर दी। उससे क्या होगा? A को ऊपर ले जाएंगे, हाफ को भी ऊपर ले जाएंगे, 2AS बन गया। इधर आकर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बन गए V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। दिस इज योर लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको ठीक लगा? ये समझ आ गया? यस मैम। बेटा समझ आ गया? रिपीट करने की जरूरत तो नहीं? नो मैम। V प्लस यू समझ आ गया और T की वैल्यू पहली इक्वेशन से निकालनी है। पहली इक्वेशन से निकालकर इसमें डाल देनी है, V माइनस यू ओवर A। फिर नीचे वाला एक 2 था, एक A था, इनको इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर लिया और जो पीछे बचा वो बन गया V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। दीज आर गोइंग टू बी योर क्वेश्चंस फॉर मे बी 4 मार्क्स 5 मार्क्स के। ड्राइव करके बताओ ग्राफ से, ठीक है? ठीक है बच्चे? चलो अभी मैं बड़ी क्विकली एक बार आपको न्यूटन के 3 लॉज बता देती हूँ, उसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ दिया ना, वो कहता कि नीचे वाली टेक अवे सिंपली, सिंपल एग्जांपल पढ़ो पहले। एक बच्चा पढ़ो, राहुल, आई वांट टू लिसन टू यू, आर यू देयर? राहुल आप क्लास में हो? प्रोबेबली इसने ज्वाइन करके छोड़ दिया है। अच्छा कोई और पढ़े इसको। सिंपली पुट, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? कोई भी पढ़ो बेटे। An object once Exactly what it is already doing, it cannot change its state on its own. बिल्कुल, अगर आपके टेबल पर बुक पड़ी है अपने आप थोड़ी उड़ जाएगी। जो भी चीज पड़ी है, जहां पर पड़ी है वो वहीं पड़ी रहेगी। एन ऑब्जेक्ट, कोई किताब, कोई कप, कोई प्लेट, कोई चम्मच, एनीथिंग विच यू हैव प्लेस्ड एट ए टेबल और ए चेयर, वो वहीं पड़ा रहता है, अपने आप थोड़ी भागता है।
एन ऑब्जेक्ट वांट्स टू कीप डूइंग एग्जैक्टली व्हाट इट इज ऑलरेडी डूइंग, जो कर रहा है वही करना चाहता है. इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑन इट्स ओन. ये पत्थर दिखाया है, ये पत्थर पड़ा हुआ है अपने आप, थोड़ी अनलेस अंटिल हवा चले, इस पे कोई फोर्स लगे या कोई इसको धक्का लगाए तभी ये हिलेगा ना अपनी जगह से, अपने आप थोड़ी हिल जाएगा. सो जो चीज रेस्ट पर है वो रेस्ट में रहना चाहती है, और जो चीज चल रही है इन ए स्ट्रेट लाइन वो चाहती है मैंने डायरेक्शन भी नहीं चेंज करनी, मैंने वेलोसिटी भी नहीं चेंज करनी, मैंने तो बस ऐसे ही चलते रहना है. ठीक है, मतलब हर कोई ना, कोई भी चेंज नहीं होना चाहता, हर किसी को चेंज होना बहुत मुश्किल लगता है, चाहे हम इंसान हैं चाहे वो चीजें हैं. तो एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ये रेस्ट में रहना चाहता है, ये यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन रहना चाहता है, अनलेस जब तक एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना काम करे. अगर इस पत्थर पर एक तरफ से धक्का मारे तभी ये हिलेगा ना. अगर दो लोग इधर से और दो लोग लेफ्ट साइड से, दो राइट से धक्का मारेंगे तो पत्थर फिर वहीं रहेगा. अनबैलेंस्ड फोर्स होनी चाहिए जो एक तरफ से 5 लोग लग जाओ और इसको धक्का मार दो, फिर ये हिल जाएगा. सिमिलरली ये जो चीज है ये चल रही है मोशन में, अगर इसके सामने कोई हम रुकावट डाल दें, किसी चीज की फोर्स लगा दें तो हम इसको रोक सकते हैं. ठीक है, कई बार डाउन हिल आपकी कोई चीज जा रही है, वो नीचे 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 जा ही जाती है, तो कई बार हम आगे आके उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि ये नीचे जाके गिर ना जाए या टूट ना जाए. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनर्शिया इंग्लिश में, और इसमें कहते हैं, पढ़ो इसको बेटा, क्या है, जड़ता वाचा. ठीक है, सो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया मींस मुझे चेंज नहीं होना है, अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में बैठी रहूंगी, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में मोशन में हूं तो मैं मोशन में रहूंगी. मुझे चेंज होने से डर लगता है, मेरा दिल नहीं करता, जब तक कोई मुझे पीछे से धक्का नहीं मारता मैं नहीं चलती. ठीक है, मुझे पीछे से हिलाओगे तभी मैं हिलूंगी. तो एक तो हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो रेस्ट में था रेस्ट में रहना चाहते हैं. एक हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, जो मूव कर रहा था वो चाहता है मैं मूव ही करता रहूं. पंखा मूव कर रहा था, आपने स्विच ऑफ कर दिया, पंखा रुकता ही नहीं, थोड़ी देर बाद पूरी कोशिश करता मैं ना रुकूं ना रुकूं ना रुकूं, बट फिर धीरे धीरे इसको रुकना पड़ता क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो हमने बंद कर दी पीछे से. ठीक है, सिमिलरली आपने आम तोड़ना है, आप आम को सीधा हाथ नहीं डालते, आपका आम तक हाथ ही नहीं जा रहा, आप क्या करते हो, नीचे से ब्रांच को पकड़ के झटका देते हो, ये ब्रांच तो मूव कर गई, आपने फोर्स लगाई, ये आम कहता है मैंने तो हिलना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू मूव. अगर ये ब्रांच के साथ हिलता ना तो ये गिरता नहीं, ये हिलता नहीं है, इसका इनर्शिया है, ये रेस्ट पे ही रहना चाहता है और ब्रांच से टूटकर ये नीचे गिर पड़ा. ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया दो तरह का, मोशन, ये है मोमेंटम, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि एक चीज की सिर्फ वेलोसिटी नहीं होती, उसका कुछ मास भी होता है. मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा मोमेंटम. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई चीज मूव नहीं करना चाहती थी, फोर्स लगा दो. ये या एम यू वेलोसिटी से मूव कर रही थी, टी टाइम के लिए फोर्स लगाओ, इसकी वेलोसिटी फास्ट हो जाएगी और ये वी वेलोसिटी से मूव करने लगेगी. ठीक है, एक्सेलरेट हो जाएगी. जब भी एक्सेलरेशन करवानी है, क्योंकि इनर्शिया है ना, अगर फोर्स नहीं लगाते तो चीज उसी वेलोसिटी पे मूव करती रहती है, अगर फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मींस फास्ट हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी. तो फोर्स होती है चीज का मास कितना है मल्टीप्लाइड बाय उसकी एक्सेलरेशन. फिर डिटेल में करेंगे नेक्स्ट टाइम. और थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये सबसे फेमस है. जब दो बच्चे झगड़ा करते हैं ना बेटे, एक बच्चा दूसरे को एक चांटा लगा देता है, दूसरा कहता है तू आजा मैं देखता हूँ, वो दूसरे हाथ से उसके चांटा लगा देता है. एक ने किया एक्शन, दूसरे ने क्या किया, रिएक्शन. ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट
रिएक्शन। एक बच्चा दूसरे को मार रहा है तो दूसरा भी पहले को मारेगा। एक बच्चा दूसरे से प्यार से बात कर रहा है तो दूसरा भी प्यार से ही बात करेगा। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऐसे नहीं होगा कि एक बच्चा प्यार से बात कर रहा है और दूसरा बेवजह पिटाई कर दे, नहीं होता ना ऐसे, नहीं बोलो, ये कल करेंगे। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ। And today what we have discussed that uniform motion has when the object is at rest, distance time graph is a straight line parallel to time axis. When it is uniform motion, it is like this. Velocity is the slope of distance time curve. फिर हमने देखा velocity time graph, when it is a straight line parallel to time axis, it is uniform velocity, कोई acceleration नहीं हो रही. But when it is like with the slope, तो velocity divided by time, ये slope बन गया acceleration. फिर हमने तीनों equations drive की. पहली equation के लिए हमने क्या किया, acceleration की definition से शुरू हुए, final velocity की values डाल दी ग्राफ से, initial velocity की value डाल दी और time की value डाल दी. ये बिल्कुल सिंपल है. सेकंड ड्राइव करने के लिए हमने की किया, एरिया अंडर द कर्व विच इज इक्वल टू दिस ट्रायंगल प्लस दिस रेक्टेंगल नीचे वाले, और वैल्यूज भर के हमने निकाल लिया. तीसरे के लिए हमने ये पूरी जो ट्रेपीजियम है, ये पूरी शेप का इकट्ठा एरिया निकाल लिया. उसके लिए हमने पैरेलल साइड्स को प्लस किया और डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वैल्यूज डाल दी, हमारा आ गया. So next time you should be ready with this. This completes, here we complete the first part and second part is Newton's laws of motion. मैंने सिर्फ introduction दी है आपको. There is no need to worry, we will discuss them in next 3 lectures. एक एक law करके उसके साथ जितने भी numericals, जितने examples हैं, we will discuss next time. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Okay बच्चे. जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं, दे शुड ट्राई टू स्पीक आउट. शर्माना नहीं है बेटा. अगर कुछ नहीं पता चल रहा, अभी 2-3 क्लासेस हुई हैं, वी कैन ऑलवेज रिपीट फॉर यू. कोई जल्दी नहीं है मुझे, मेरे पास बहुत टाइम है आपको करवाने के लिए. ओके, गुड नाइट.